हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। और ये है इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, यानी कि भूकंपीय तरंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक क्या होता है और जो अर्थ है उसमें कैसे अर्थक्वेक का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। साथ में हमने दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस की थी। एक थी फोकस, जिसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, और ये जो पॉइंट होता है ये वही पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, यानी भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है। और ये हमेशा ये हमेशा हमारी अर्थ के अंदर होता है, इंटीरियर पार्ट में होता है। जबकि एक हमने पार्ट पढ़ा था वो था एपीसेंटर। एपीसेंटर हमेशा फोकस पे राइट एंगल पे लोकेटेड होता है, और ये वो वाला सेंटर होता है जहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स जो होती है वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचती है। ठीक है, और ये हमारी अर्थ के ऊपर होता है, अर्थ सरफेस पे ऊपर होता है। तो ये पॉइंट्स हमने बात कर ली थी। अब आज हम बात करते हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। हमें पता है कि हमारे जितने भी हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी भूकंप आते हैं वो सारे के सारे एक तो नेचुरल होते हैं, जैसा कि कल एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी। और साथ में ही उनके आने का जो पॉइंट होता है वो स्थल मंडल में लोकेटेड होता है, यानी लिथोस्फेयर में होता है। अब लिथोस्फेयर क्या होता है? देखिए, क्रस्ट और जो मेंटल है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उसे हम 3 परतों में डिवाइड करते हैं। जो सबसे ऊपर की परत होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है, उसके नीचे वाली जो परत होती है उसे मेंटल कहते हैं, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको कोर कहा जाता है। ठीक है, फिर बाद में फर्दर इनकी भी जो बायफर्केशन किया जाता है, इनमें भी क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से मेंटल में भी अपर मेंटल लोअर मेंटल कर देते हैं, और कोर में भी अपर कोर एंड लोअर कोर कर दिया जाता है। तो जो क्रस्ट है पूरी की पूरी और जो मेंटल का ऊपरी भाग है, इन दोनों भागों को मिलाकर लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, उसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। तो लिथोस्फेयर बेसिकली वो एरिया है जहाँ से जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक्स हैं वो जनरेट होते हैं। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर। जो अर्थ की लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इट इज सफिशिएंट टू नोट हियर दैट द लिथोस्फेयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू द 200 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये समझने की बात है कि ये जो लिथोस्फेयर होता है, यानी कि स्थल मंडल होता है, ये स्थल मंडल की गहराई कितनी होती है? ऊपरी जो धरातलीय भाग है हमारा अर्थ का, उससे गहराई में 200 से 250 किलोमीटर तक का जो डेप्थ होता है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। एनसीईआरटी में 200 किलोमीटर लिखा है, तो आप इसको मान के चलिएगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस। जो अर्थक्वेक वेव्स होती है, जो भूकंपीय तरंगे जब हमारे सरफेस पे पहुंचती है, तो उनको रिकॉर्ड किस इंस्ट्रूमेंट पे हम करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही क्या है? सीस्मोग्राफ है। ठीक है, सीस्मोग्राफ उसे कहा जाता है, हिंदी में इसे भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है। A curve of earthquake waves recorded on the seismograph is given in figure 3.1. Note that the curve shows 3 distinct sections each representing different type of wave patterns. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर। ये पहला वाला जो कर्व है ये पी वेव्स को दिखाता है, और ये वाला जो कर्व है ये एस वेव्स के लिए दिखाता है, और ये वाला जो कर्व है ये सरफेस वेव्स के लिए दिखाता है। तो ये तीनों वेव्स क्या होती है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे देखिए, अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। जो भूकंपीय तरंगे होती है उन्हें हम मोटे मोटे रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है बॉडी वेव्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूगर्भिक तरंगे। बॉडी वेव्स जिसे भूगर्भिक तरंगे कहते हैं, शारीरिक तरंगे कहते हैं, या काया तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। एंड दूसरी होती है सरफेस वेव्स, जिसे धरातलीय तरंगे या सतही तरंगे भी कहा जाता है। तो बेसिकली हम मोटे रूप में इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आगे चल के ये भी 2 और भागों में डिवाइड हो जाती है। आप मेरे नोट्स में यहाँ देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रखा है। जो सीस्मिक एक्टिविटी है इसमें अर्थक्वेक वेव्स को मैंने, यानी भूकंपीय तरंगों को 2 बड़े बड़े भागों में डिवाइड किया है। एक है बॉडी वेव्स यानी कि भूगर्भिक तरंगे, और दूसरी है सरफेस वेव्स यानी कि धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे जो होती है बॉडी वेव्स, इन्हें अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है पी वेव्स, पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे, और एक होती है सेकेंडरी वेव्स यानी कि द्वितीयक तरंगे। और सरफेस वेव्स को अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है एल वेव्स, जिसे हिंदी में या इंग्लिश में लव वेव्स के नाम से कहते हैं, और एक है रिले तरंगे, रिले सरफेस। ये रिले नाम के एक वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया था नाम, इसलिए इनको रिले तरंगे ही कहा जाता है हिंदी में भी।
बॉडी वेव्स जो होती है इनका ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अर्थ के इनर मोस्ट पार्ट से होती है, यानी कि फोकस पॉइंट से होती है। फोकस वाला पॉइंट आपको याद होगा, हमने कल पढ़ा था, उत्पत्ति पॉइंट जो होता है, उद्गम स्थल जो होता है हमारे अर्थक्वेक का, उस वाले पॉइंट से ये बॉडी वेव्स जनरेट होती है। जबकि सरफेस वेव्स जो होती है इनका ओरिजिन कहाँ होता है? एपिसेंटर पे, यानी कि हम कह सकते हैं सरफेस के ऊपर होता है। तो ये मोटे मोटे रूप में हमने 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लिया है। अब वन बाय वन हम पी वेव्स, एस वेव्स, एल और रिले वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको अपने नोट से बेसिक चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पी वेव्स के बारे में लिख रखा है। पी वेव्स जो होती है वो सबसे तेज चलने वाली तरंगें होती है, फास्टेस्ट वेव्स होती है, ये सबसे तेज गति से चलती हैं। इनकी एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो 6 से लेकर 13 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है। और इनकी जो स्पीड होती है वो 3 मीडियम जो होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, तीनों स्टेट्स में डिफरेंट स्पीड होती है इनकी। सबसे ज़्यादा स्पीड इनकी होती है सॉलिड में, हाईएस्ट स्पीड। फिर लिक्विड में जैसे ये पहुंचती है तो इनकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है, और गैशियस स्टेट पे जैसे ये पहुंचती है तो इनकी गति सबसे कम हो जाती है। यानी कि हमें पता चलता है कि जब इनकी गति में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारे अर्थ जो है वो अंदर से इसका जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है, यानी पूरी तरीके से ये सॉलिड से बनी हुई नहीं है, या फिर ये पूरी तरीके से लिक्विड से बनी हुई नहीं है, या फिर ये पूरी तरीके से गैस से भी बनी हुई नहीं है। तो जैसे ही पी वेव्स की गति में चेंज आता है वहीं पर ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी अर्थ जो है वो अलग अलग तरीके से बनी हुई है। तो सॉलिड में इसकी स्पीड हाईएस्ट होती है, लिक्विड में थोड़ी कम हो जाती है, गैशियस में और भी कम हो जाती है। और इन्हें पुश वेव्स भी कहा जाता है, यानी धक्का देने वाली तरंगे भी कहा जाता है, धक्के वाली तरंगे भी कहा जाता है। कंप्रेशनल वेव्स या दबाव वाली तरंगे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब चलती है तो इस तरीके से आगे की तरफ धक्का देते हुए चलती है। आप देख सकते हैं ये जो इसके कण होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि इसकी जो तत्व हैं उनको ये आगे पीछे धक्का देते हुए चलती है। जैसे आपने देखा होगा कि बस के अंदर एक बस है जिसमें बहुत सारे लोग फुल भरे हुए हैं। अब जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी तो लोग एकदम से जो है आगे की तरफ, ब्रेक की तरफ गिरते हैं और फिर वापस से नॉर्मल कंडीशन पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आगे पीछे की तरफ पुश करना, इसलिए इन्हें पुश वेव्स भी कहा जाता है। तो ये पी वेव्स हो गई। इसी तरीके से एस वेव्स के बारे में देख लेते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड के बीच में होती है। इन्हें लाइट वेव्स भी कहा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट जो यहाँ पे रह गया है, पी वेव्स जो होती है वो साउंड वेव्स की तरह चलती है, ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। ध्वनि तरंगे भी इसी तरीके से आगे पीछे धक्का देते हुए चलती है, तो साउंड वेव्स भी इसी तरीके से चलती है। इसलिए पी वेव्स की तुलना किससे की गई है? साउंड वेव से की गई है। ठीक है। फिर एस वेव्स जो है इनकी तुलना लाइट वेव से की गई है, यानी कि प्रकाश तरंगों से की गई है। और ये जो है ये केवल सॉलिड जो स्टेट होता है, ठोस जो माध्यम है उसी से गुजर सकती है। लिक्विड और गैस से एस तरंगे नहीं गुजर सकती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें। इसके अलावा इनका चलने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। देखिए, वेव्स जो है, अर्थ की वेव्स जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके परपेंडिकुलर ये चलती है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए इस तरीके से वेव चल रही है, उस वेव के ऊपर नीचे इस तरीके से चलती है। आगे पीछे धक्का देने वाली जो तरंगे थी वो कौन सी थी? वो तो पी वेव्स थी। जबकि एस वेव्स कैसी होती है? ऊपर नीचे परपेंडिकुलर चलने वाली। तो ये इनका चलने का तरीका रहता है। फिर आती है, तो ये दोनों हमने बात कर ली भूगर्भिक तरंगों के बारे में, यानी बॉडी वेव्स। इसके बाद में बात आती है एल वेव एंड रिले वेव्स के बारे में। एल वेव्स कौन सी होती है? इन्हें लव वेव या लॉन्ग वेव भी कहा जाता है, और ये केवल सरफेस पे चलती है, केवल धरातल पे चलती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये नहीं चलती है। इनकी गति सबसे कम होती है, और सबसे विनाशक या विनाशकारी, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो तरंगें होती है वो यही होती है। ठीक है। इनकी स्पीड बहुत कम होती है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड। और उसके बाद में बात आती है रिले तरंगों की। ये इनका जो वाइब्रेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एपिसेंटर से होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ये धरातल पे ही चलती है। और मोस्ट ऑफ द शेकिंग एंड डैमेज फ्रॉम एन अर्थक्वेक इज ड्यू टू रिले वेव। भूकंप से निकलने वाली कोई अगर ऐसी तरंगें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा घातक होती है जो, तो वो रिले तरंगे ही मानी जाती है। ठीक है। तो ये हमने 4 तरह की तरंगों के बारे में नोट से पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ कि पी और एस वेव्स जो होती है वो हमेशा अवतल आकार में या फिर हम कह सकते हैं कॉन्केव शेप में दिखाई देती है। ये एक फैक्ट है जो किसी एग्जाम में पूछा गया था। आप इसको एक्स्ट्रा फैक्ट है, थोड़ा सा हाई लेवल का, आप इसको ध्यान रखें कि पी और एस वेव जो होती है वो कॉन्केव, अवतल को बोला जाता है, कॉन्केव शेप में दिखाई देती है। जबकि जो पी और एस वेव है वो कॉन्वेक्स शेप में दिखाई देती है।
अगर आप सेंटर पॉइंट से देखेंगे तो, और सेंटर के बाहर से देखेंगे तो वो कॉन्केव शेप में दिखाई देगी। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था, इसको आप ध्यान रखें। अब हम आते हैं अपने नोट्स, अपनी बुक पे वापस से, और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो बॉडी वेव और सरफेस वेव्स जो है अभी हमने देखा था यहाँ पे, इनको अगेन डिवाइड किया जाता है कुछ और कैटेगरीज में। यस, हैंस द नेम, इन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे ही जनरेट होती हैं। इसके बाद में बात आती है द बॉडी वेव इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। ये जो भूगर्भिक तरंगें होती है यानी बॉडी वेव्स होती है, जब ये धरातल पे चट्टानों से टकराती हैं तो उस टकराने से, स्ट्राइक करने से ही नई जो वेव्स है वो जनरेट होती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं, यानी कि धरातलीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सरफेस वेव्स जो होती है उनका पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोई कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि ये केवल सरफेस पे ही चलती है। दीज वेव्स मूव अलॉन्ग द सरफेस। तो सरफेस वेव्स जो है, जैसा नाम से ही लग रहा है कि ये केवल सरफेस पे ही चलती है। द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू मटीरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। ये जो तरंगें होती है, भूगर्भिक तरंगें, बॉडी वेव्स, इनकी स्पीड में चेंज आ जाता है जब ये अलग अलग मटेरियल से गुजरती है। अगर सॉलिड मटेरियल है तो स्पीड अलग होगी, गैशियस है तो अलग होगी, और लिक्विड है तो अलग होगी। द डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी। जितना ज़्यादा घनत्व ज़्यादा होगा किसी मटेरियल का, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी तेज होगी, उतनी ज़्यादा गति तेज होगी किसी भी तरंग की। जैसे कि अभी मैंने आपको पी तरंगों में बताया था कि सॉलिड में उनकी गति सबसे तेज होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा घनत्व उसका है, ठोस का है, तो इसलिए गति भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, सॉलिड में है। फिर लिक्विड में थोड़ी कम हो जाती है, गैस में सबसे कम हो जाती है। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। साथ ही साथ में इनकी देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो इनकी गति में तो परिवर्तन आता ही है, इनकी वेलोसिटी में तो चेंज आता ही है जब ये अलग अलग डेंसिटी वाले मटेरियल से गुजरती है, लेकिन साथ ही साथ में इनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है। अगर ये अलग अलग डिफरेंट डेंसिटी वाले मटेरियल से गुजरती हैं तो उनसे रिफ्लेक्ट करने की वजह से, उनसे टकराकर वापस से परिवर्तित होने की वजह से इनकी जो डायरेक्शन है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब आती है बात आगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स भी दो प्रकार की होती है, पी वेव और एस वेव। ये भी अभी मैंने आपको बता दिया था कि ये दो प्रकार की होती है, पी और एस तरंगे। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स और एस का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो होती है यानी कि पी तरंगे, वो सबसे तेज गति से चलती है। मैंने अभी आपको बताया था फास्टेस्ट होती है, ये धरातल पे सबसे पहले पहुंचती है। नाम से ही पता चल रहा है भैया कि जब ये सबसे तेज होती है गति में तो सरफेस पे सबसे पहले ऑफकोर्स यही पहुंचती होगी, तो धरातल पे सबसे पहले यही पहुंचती है। ठीक है, और इनकी तुलना जो है वो साउंड वेव से की जाती है, यानी कि इनकी तुलना जो है वो ध्वनि तरंगों से की जाती है। जैसे ध्वनि तरंगें चलती है धक्का देते हुए पुश वेव के रूप में, वैसे ही ये भी चलती है। ये गैस, ठोस और इसके अलावा लिक्विड तीनों मीडियम से गुजर सकती है। फिर बात आती है एस वेव की। एस वेव जो होती है उन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और दीज आर सेकेंडरी वेव्स, इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है हिंदी में। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है एस वेव के बारे में कि ये केवल सॉलिड मटेरियल से ही गुजरती है, लिक्विड एंड गैस से पास नहीं होती है। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट हैज़ हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब एस वेव क्योंकि जो है सॉलिड और लिक्विड से गुजर नहीं सकती है, गैशियस और लिक्विड से नहीं गुजर सकती है, सॉलिड से तो गुजरती है। तो ये जो फैक्ट साइंटिस्ट को बहुत ही हेल्पफुल रहा था ये पता करने में कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो कैसा है। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड वेयर रिफ्रैक्शन मेक्स वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब दो चीज़ें होती है, एक तो होता है परावर्तन, एक होता है आवर्तन। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ से टकराकर वापस से लौट आना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जो वेव्स होती है जब किसी ऐसे मटेरियल से टकराती है तो लौट आती है वापस से, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि किसी एक सरफेस से टकराकर अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाना, वो रिफ्रैक्शन हो गया। इसके साथ साथ में क्या होगा कि जो सरफेस वेव्स होती है आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सीस्मोग्राफ। सरफेस वेव्स जो होती है वो क्योंकि हमारे अर्थ पे सबसे धीरे धीरे चलती है, तो सीस्मोग्राफ पे अगर आप उसको पता करने की कोशिश करेंगे तो सबसे लेट आपको पता चलेगा उसके बारे में। और सबसे पहले किसके बारे में पता चलेगा, पी वेव के बारे में, क्योंकि वो सबसे तेज चलती है। तो सीस्मोग्राफ पे सबसे लास्ट रिपोर्टिंग अगर किसी वेव की होती है तो वो है सरफेस वेव्स की। दीज वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। धरातलीय तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती है। और ये क्यों होती विनाशक, क्योंकि पूरे की पूरी रॉक्स को, पूरी चट्टानों को ही ये अपनी जगह से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है,
हटा देती है और जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो डैमेज हो जाती है, गिर जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, यानी भूकंपीय तरंगों का संचरण। जब ये तरंगें चलती है तो किस तरीके से चलती हैं, इनमें क्या मूवमेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर। ये जो अर्थक्वेक वेव्स अभी हमने जाना है जिनके बारे में, पी वेव है, एस वेव है, एल वेव है, रिले वेव्स है, इनका चलने का जो तरीका होता है ये अलग अलग होता है, डिफरेंट तरीके से ये चलती है। जैसे कि एज दे मूव और प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स थ्रू विच दे पासेस। जब भी ये तरंगें चलती है तो जिस भी चट्टान से या जिस भी सरफेस से होकर ये गुजर रही होती हैं उसमें वाइब्रेशन, उसमें कंपन क्रिएट करती हैं ये तरंगें, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वाइब्रेशन जितना हाई होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा, अगर वाइब्रेशन कम होगा तो डैमेज कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। पी वेव्स जो होती है वो हमेशा अपने वेव के पैरेलल चलती है। आपने देखा होगा, अभी मैंने यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम में शो किया था ये चीज़, ये रहा, आप देख सकते हैं इस तरीके से चल रही है पी वेव्स। ये इस तरीके से पुश करती हुई चलती है, आगे पीछे धक्का देती हुई चलती है। जबकि एस वेव किस तरीके से चलती है, वर्टिकल चलती है, पैरेलल नहीं चलती है। तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि एस वेव्स जो पी वेव्स होती है वो हमेशा पैरेलल चलती है वेव्स के, क्योंकि धक्का देती हुई चलती है। एंड दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। इसकी वजह से क्या होगा कि ये अपने आगे वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर धक्का देती है। यानी सपोज कीजिए बस में आपके आगे जो खड़ा है और एकदम से बस पे ब्रेक लग जाए तो सामने वाले व्यक्ति से जाकर टकराने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो पुश वेव्स होती है, जो पी वेव्स होती है, ये भी इसी तरीके से पुश करते हुए चलती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटीरियल लीडिंग टू द स्ट्रैचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटीरियल। जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत तेज़ी से ये आगे वाले चट्टानों के अंदर संकुचन और फैलाव क्रिएट करती है, क्योंकि जब ये आगे पीछे धक्का देगी तो कभी कभी चट्टानें फैलेगी, कभी कभी वो वापस से सिकुड़ेगी, यानी संकुचन होगा। तो इस तरीके से स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग, या फिर हिंदी में हम इसको कह सकते हैं संकुचन और फैलाव की जो स्थिति होती है वो कौन सी वेव्स में होती है, वो होती है पी वेव्स में। ठीक है, इसी तरीके से अदर 3 वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। बाकी की जो 3 तरंगे हैं, यानी कि एस तरंगे, एल तरंगे और रिले तरंगे, वो कैसे चलती है, वो परपेंडिकुलर चलती है, यानी कि समकोण दिशा में चलती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये यहाँ पे ये समकोण दिशा में चल रही है, ये वाला जो पार्ट है ये। तो बाकी की जो तीनों तरंगे वो तीनों इसी तरीके से समकोण पे चलती है। तो ये हमने पढ़ा है प्रोपोगेशन के बारे में। एंड द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन of S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. Hence they create trough and crest in the material through which they passes. इसलिए जब ये तरंगें चलती है तो ऊपर नीचे की तरफ गति करती हुई चलती है। तो जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कह देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इस ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या कह देंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको क्रेस्ट कह दिया जाएगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको ट्रफ कह दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं शीर्ष, इसे बोल दिया जाता है गर्थ। तो इसी तरीके से ये चलती हैं। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। सरफेस वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे जो होती है उन्हें सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे कहा जाता है। तो ये अभी तक हमने इनके प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है इमर्जेंस ऑफ शेडो जोन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि छाया क्षेत्र। तो ये आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए चल रहे होंगे, ताकि आगे की जो लेक्चर्स है वो समझने में आप लोगों को आसानी होगी। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।